हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर नेशनलिज्म इन इंडिया का मतलब क्या है। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है कि देश के प्रति प्यार और गर्व की भावना का होना, जिसे हम देशभक्ति भी कह सकते हैं। तो आखिर हमारे देश के लोगों के बीच देशभक्ति की भावना कैसे पैदा हुई और हमारे देश के लोगों ने क्या क्या स्ट्रगल किए, तो आइए इसके लिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। तो दोस्तों, 1914 इस साल में होता क्या है कि विश्व की महान शक्तियां आपस में लड़ाई लड़ने लगती है, जिसमें एक तरफ अलायंस पावर और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर होती है। जो अलायंस पावर जो होती है, अलायंस पावर में रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, ये बड़े बड़े देश होते हैं। और यदि हम सेंट्रल पावर की बात करें तो सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर आदि देश होते हैं। तो ये दोनों पावर जो होती है ये आपस में युद्ध कर रही होती है और इसी युद्ध को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। अब हमें पता है कि ब्रिटेन भी इसमें शामिल था और हमारे इंडिया का इससे किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होना था। लेकिन दोस्तों, इनडायरेक्टली यदि हम देखें तो इंडिया का कनेक्शन इससे था, क्योंकि ब्रिटेन तो युद्ध कर रहा था और उस टाइम पर ब्रिटेन ने हमारे ऊपर कब्जा किए हुए था। मतलब उस टाइम हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, इसलिए इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ रहा था। तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहे थे? तो सबसे पहले इम्पैक्ट की यदि हम बात करें तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो यही था कि जो ब्रिटिशर्स जो थे वो वार लड़ रहे थे, जिस कारण वह अपना डिफेंस एक्सपेंड करना चाह रहे थे और उसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी और इनकम टैक्स भी बढ़ा दिया, जिसके कारण होता क्या है दोस्तों, महंगाई बढ़ने लगती है और महंगाई बढ़ने के कारण वस्तुओं की कीमत लगभग 2 गुना हो जाती है, जिसके कारण लोग बहुत परेशान थे और लोगों का बुरा हाल होने लगा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है ज़बरदस्ती आर्मी में लोगों को भर्ती करना शुरू कर देती है, जिस कारण लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे देश के लोग परेशान तो थे ही, लेकिन ऊपर से प्रकृति भी हमारा साथ नहीं दे रही थी। मतलब कि 1918 और 1920 और 21 का जो साल था, इस साल की फसल ख़राब हो जाती है। अब फसल ख़राब क्यों हो जाती है? क्योंकि उस टाइम बरसात नहीं होती है और इसका परिणाम यह निकलता है कि हमारे देश में खाने की कमी हो जाती है, जिसके कारण लोगों को भूखे मरने तक की नौबत आ जाती है और भारत में भूखमरी फैल जाती है। और साथ में यही वह समय था कि देश में एक महामारी फैल रही थी, जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। दोस्तों, 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो लगभग इंडिया के 13 मिलियन लोग मारे जाते हैं इस भूखमरी और महामारी के कारण। तो लोगों को लग रहा था कि यह जो प्रॉब्लम जो शुरू हुई है या वार के ख़त्म होने के साथ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दोस्तों अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाता है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो दोस्तों, इंडिया में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी और जो प्रॉब्लम का दौर चल रहा था, और इसी दौर में लोगों को ज़रूरत थी एक ऐसे लीडर की जो उनकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करे। तो जनवरी 1915 में एंट्री होती है द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया की, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आते हैं और एक आइडिया लेकर आते हैं, जिसका नाम था सत्याग्रह। ये आइडिया जो था नॉन वायलेंस का था, मतलब कि अहिंसा का था। मतलब गांधी जी कहते थे कि जो लड़ाई लड़नी है उसे हम प्रेम से लड़ेंगे, बिना किसी अस्त्र और शस्त्र का इस्तेमाल किए हुए लड़ेंगे और सत्य की राह पर चलते हुए और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे। गांधी जी ने इंडिया आने से पहले साउथ अफ्रीका में 1906 में अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था, जो कि साउथ अफ्रीका के रेसिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट था। गांधी जी का यह मूवमेंट सफल रहा था और उनके इस नए आइडिया की वजह से उन्हें साउथ अफ्रीका में बहुत प्रसिद्धि मिली थी। और जब वह इंडिया आते हैं तो उन्होंने यहाँ पर भी वही किया। इन्होंने 3 अलग अलग स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए। तो दोस्तों, भारत में गांधी जी ने अपना सबसे पहला मूवमेंट 1970 में स्टार्ट किया था, जो कि बिहार के चंपारण में किया था। इसलिए इसे चंपारण मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसे गांधी जी इंडिगो फार्मर के लिए लॉन्च करते हैं। यहाँ पर जो अंग्रेज थे वह फार्मर को फोर्स कर रहे थे कि इंडिगो की फसल उगाए,
मतलब कि नील की खेती करने के लिए किसानों को फोर्स कर रहे थे। और जहाँ भी यहाँ फसल उगाई जाती थी वहाँ ज़मीन बंजर हो जाती थी और अंग्रेज किसानों को पैसे भी कम देते थे। मतलब इस फसल से किसानों की ज़मीन भी खराब हो रही थी और उनको पैसा भी कम मिलता था। इस बात से किसान परेशान थे क्योंकि उनको किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर गांधी जी इन सारे किसानों को साथ लेकर उनको इंस्पायर करते हैं और उनके साथ मिलकर स्ट्रगल भी करते हैं और अंग्रेज़ों को प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और यह मूवमेंट सक्सेस हो जाता है। इसके बाद गांधी जी 1917 में गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर अपना दूसरा मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। यह मूवमेंट भी किसानों के लिए ही था, पर इसमें क्या था कि यह जो मूवमेंट किसानों की जो कंडीशन जो थी उस कंडीशन की खराबी के ऊपर था। वहाँ के जो किसानों की जो फसल जो थी वो ख़राब हो गई थी और ये फसल जो ख़राब हुई थी एक प्लेग नामक बीमारी के फैल जाने के कारण हुई थी, जिसके कारण किसान जो है टैक्स नहीं दे पा रहे थे अंग्रेज सरकार को। तो गांधी जी इन फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं और अपना दूसरा सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं और डिमांड करते हैं रिलैक्सेशन की। तो गांधी जी का जो दूसरा सत्याग्रह मूवमेंट था वह भी सक्सेसफुल रहता है और उनकी डिमांड को मान लिया जाता है और किसानों का टैक्स माफ़ कर दिया जाता है। इसके बाद गांधी जी 1918 में गुजरात के अहमदाबाद जाते हैं। वहाँ पर क्या हो रहा था कि वहाँ पर जो मिल में काम करने वाले वर्कर थे उनको बहुत कम मेहनताना मिलता था, जिससे वर्कर्स परेशान थे क्योंकि वस्तुओं के प्राइस लगातार बढ़ रहे थे, इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस की डिमांड कर रहे थे। तो इसके लिए गांधी जी उनका सपोर्ट करते हैं और अपना तीसरा मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं और डिमांड करते हैं कि वर्कर्स का वेजेस बढ़ाया जाए। तो अंग्रेज उनकी डिमांड मान लेते हैं और यह मूवमेंट भी सक्सेसफुल रहता है। तो दोस्तों गांधी जी 3 बड़े बड़े सत्याग्रह करते हैं देश के 3 अलग अलग हिस्सों में, जो कि सक्सेसफुल रहते हैं। तो दोस्तों अंग्रेज जो होते हैं इन सक्सेसफुल मूवमेंट को देखकर शांत थोड़ी रहेंगे। तो दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया कि एक लॉ पास कर दिया जिसका नाम था रोलेट एक्ट।